हम रिकॉर्डिंग करते हैं भाई, हम क्लास को बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, मैंने कुछ 4 रूल लिखवाए थे। वो रूल ये बताते हैं कि कैसे कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल कहलाता है किसी दूसरे के कंपेयर में। तो उसको मैंने 4 रूल के हिसाब से समझाया था। अब बता रहा हूं मैं, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। तो लिख रखा है, एक होता है रूल सिंपल और एक होता है क्रॉस। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। इसमें आता है, आपको पहला आता है ऑक्टेट, ऑक्टेट, फिर होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर होता है आपका क्रॉस CS, C.S। मतलब इस ढंग से हमारा रेजोनेंस काम करता है। मतलब कि अगर किसी भी रेजोनेंस में ऑक्टेट रूल मिल रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे। जिसका ऑक्टेट रूल फुलफिल हो रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। फिर दूसरे में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे, मतलब जिस एटम के ऊपर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है उसको बोलेंगे ज्यादा अच्छा है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज उसको बोलेंगे कम अच्छा है। मतलब जिसपे रिगार्डिंग जो चार्ज होगा उनके स्टेबिलिटी उनके आधार पर देखते हैं। तो सेकेंड रूल बताता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फिर थर्ड रूल बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। CS का मतलब है सिंपल एंड क्रॉस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उनके रिगार्डिंग हम देखते हैं, इन 3 ऑर्डर के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा आसान है। जैसे कि मान लीजिए एक फिगर मैं दे रहा हूं, ये वाला, ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड O, इसका रेजोनेंस बनाएंगे ये यहाँ, ये यहाँ, ये डबल बॉन्ड O, लोन पेयर लोन पेयर। ठीक बात है, ठीक बात है। अब क्या कहना चाहता है, अगर मैंने ये बॉन्ड को यहाँ ले गया तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। तो फिगर बनेगा कुछ इस टाइप से, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये बॉन्ड यहाँ पे है, इस बॉन्ड पे हो गया O नेगेटिव चार्ज। अगला फिगर क्या बोलता है, अगर आपको बोला जाए कि ये फिगर है, ये फिगर है, एक और फिगर है, इसको अदर भी बना देते हैं। इसका रेजोनेंस फिगर अगला क्या है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये O पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको मिटा दो, नंबरिंग करता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। पूछता है इन तीनों में ऑर्डर बताया कि किन में ऑर्डर ज्यादा अच्छा है। तो बोलेंगे इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, तो बोलेंगे ये सबसे अच्छा माना जाएगा, फर्स्ट नंबर। फिर बोलेंगे सेकंड नंबर किसको देंगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको बोल रहे हैं। फिर थर्ड नंबर देंगे इसको। ऐसा क्यों? रूल बोलता है, ऑक्टेट रूल यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे ये सही बात है। इसमें ना कोई चार्ज नहीं होने की वजह से इसको सबसे पहले दिया है मैंने, फिर इसको दिया है थर्ड नंबर, आखिरी नंबर। वो इसलिए क्योंकि जब यहाँ से बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज छूटेगा, तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है पर यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दे रखा है। ठीक बात है, ठीक बात है। और सिंपल का मतलब हो गया आपके लिए जब आपका रेजोनेंस इस ढंग से हो, इसको बोलते हैं सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये एरो ये बतला रहा है कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फिर यहाँ से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ये एरो का मतलब है कि चार्ज का मूवमेंट होना, बॉन्ड का यहाँ से टूट के अगले कार्बन पे जाना, इसको बोलते हैं सिंपल स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है मेरा, अगर या तो वो इस ढंग से भी हो तो भी हम मानेंगे वो सिंपल है। इन दोनों का मतलब होता है कि सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने का मतलब होता है ये एरो को फॉलो करना। क्रॉस का मतलब होता है एक ऐसे, एक ऐसे, या फिर एक ऐसे, एक ऐसे, इसको बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जैसे मैं अगर इस फिगर की बात करूं तो ये क्या हो रहा है, फिगर यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल है कि ये क्रॉस है। अगर ये बॉन्ड यहां जा रहा है और फिर वहां से यहां जा रहा है, इसका मतलब ये क्या कंडीशन है, ये जैसे यहां गया फिर यहां से यहां गया, मतलब ये कौन सा फिगर है, ये है सिंपल फिगर। कैसे समझे फिर सिंपल फिगर है, क्योंकि एरो का ऑर्डर देखो, ये इधर गया फिर ये ऑर्डर आगे बढ़ गया। अगर इसका डायरेक्शन इधर नीचे झुक जाता ना तब ये क्रॉस कहलाता,
अभी इसको हम लोग बोल रहे हैं सिंपल, क्योंकि इसका डायरेक्शन कैसा है, हमेशा इस ढंग का शेप का है, इसलिए इसको बोल रहे हैं सिंपल है। क्रॉस का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे इसमें देखोगे तो ये क्रॉस कहलाएगा, ये ऐसे ये ऐसे, इसको बोलेंगे क्रॉस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नोट कीजिए इसको। और ये हो गया सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसका रूल बहुत खास है बहुत छोटा सा बात पर, लेकिन है बहुत खास। नोट कीजिएगा इसको। नीचे में लिख लीजिएगा ये बात कि रेजोनेंस एनर्जी जो है या रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है सिंपल के लिए ज्यादा अच्छा होता है, सिंपल के लिए ज्यादा अच्छा होता है क्रॉस के कंपेयर में। CRE का मतलब हो गया रेजोनेंस एनर्जी, SC का मतलब हो गया सिंपल क्रॉस, इसको बोलते हैं सिंपल क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस क्रॉस। ठीक बात है। ये तभी लगता है, ये लागू तभी होता है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं। दिस इज ओनली द नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम। ये रूल तभी लगता है, देख लीजिएगा यहाँ पे, दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल, दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेन the number of carbon atom is same, number of carbon atom is same, carbon atom is same, full stop। ठीक है, तो ये जितनी बातें मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक पॉइंट छुटा हुआ था कि जिसको बोलते हैं सिंपल और क्रॉस। मैंने कई भी बार पहले भी चर्चा किया है इस बात पे, पर वापस से मैं इस बात को रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब भी कोई आपको सिंपल और क्रॉस रेजोनेंस से पूछे कि कौन ज्यादा अच्छा होगा, तो बोलेंगे सिंपल ज्यादा अच्छा होता है क्रॉस से। सिंपल का मतलब होता है कि डायरेक्शन इस ढंग से होना चाहिए, और या तो फिर इस ढंग से होना चाहिए। अगर क्रॉस का मतलब होता है दोनों या तो किसी एक पॉइंट पे मीट करे, इसको बोलते हैं क्रॉस। यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, या दोनों का डायरेक्शन जो है किसी एक पॉइंट से इनर्जिएट हो, यानी निकले या फिर उस पे आके मिल जाए, इस दोनों को बोलते हैं हम लोग सिंपल, सॉरी क्रॉस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सिंपल। ठीक है, और ये उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, तीनों फिगर जो है रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है। तो बोलते हैं सिंपल का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू क्रॉस के कंपेयर में। और उसको नोट कर लीजिए, मैंने ये फिगर बना के दिखाया है कि इसमें रेजोनेंस किया गया है, और रेजोनेंस करने पे जो 3 फिगर बना है उनका मैंने ऑर्डर दिखाया है इसके बेसिस पे। कल का शेड्यूल के बारे में बता दूं अभी कि कल सुबह मेरा 9 o'clock में जिम जाता हूं, तो जिम से पहले अपन क्लास नहीं कर सकते, मतलब जिम जाने से पहले मुझे हाफ एन आवर टाइम चाहिए, मतलब 8:30 तक क्लास ले सकते हैं। तो 6 o'clock से 8:30 तक क्लास हो सकती है आपकी, अगर आप लोग जगने को तैयार हो जाए कल तक। कल 25 दिसंबर है, आई होप सबको छुट्टी मिलेगा, गवर्नमेंट हॉलीडे है कल। पर जिनको क्लास करना है फिजिक्स का, जो लेक्चर जिनका पेंडिंग चल रहा है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और कल एक और शेड्यूल बुक है कि मुझे कल 11 बजे के बाद 1 बजे मुझे पुष्प मेला जाना है। आप में से किसी को इंटरेस्ट हो, जैसे हिमांशु और पुष्पेंद्र को, पुष्पेंद्र तो नहीं जा सकते, हिमांशु जाना चाहेगा तो हम पिक कर लेंगे घर से। कल पुष्प प्रदर्शनी है, उनमें जाना है कल 1 बजे, तो 2 बजे का टाइम मेरा स्लॉट बुक है। इससे बचा हुआ टाइम आप लोग के लिए हम एंगेज कर सकते हैं क्लास के लिए। हाँ, रात में हो सकती है क्लास पर, लेकिन सुबह में दिक्कत है, 9 बजे के बाद नहीं हो सकती। और वहां से आने के बाद फिर मैं डाइट लेता हूँ तो उसमें 1 घंटा लगता है, तो हो सकता है 11 बजे शुरू कर सकता हूँ, बहुत से बहुत तक वही 1-2 घंटा क्लास करेंगे फिर खत्म हो जाएगा कहानी। पर कल अगर टाइम दीजिएगा तभी कल और परसों मिला के मेरा फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो पाएगा, वरना हम कंडक्शन कन्वेंशन रेडिएशन में ही फंसे रह जाएंगे। तो ये रोज तुम लोग का टाइमिंग है कि उसमें टाइम निकालो, सुबह जल्दी उठो और कल क्लास करो सब लोग आके। ठीक है पुष्पेंद्र? सर। हाँ, तो इसलिए आप लोग का जिम्मेवारी है कि कोर्स को कंप्लीट करना, भले किसी को ये बात महसूस हो या ना हो। तो इसलिए अगर 2 बच्चे भी आएंगे मैं क्लास करूंगा, ठीक है? इसलिए कोशिश करना कम से कम 2 बच्चे जुड़ जाए, मैं क्लास कर दूंगा कल सुबह, दोपहर और रात को जितना मुझे हो सके मैं कल क्लास खींचूंगा। फुल प्रूफ प्लान होके आइएगा कल। पूरे क्लास को हम लोग सिर्फ कल फिजिक्स ही पढ़ना है, कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई अदर सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स। नोट कीजिए इसको।
आप लोग के लिए गुड न्यूज है कि मैंने मैथ्स की एक बुक ढूंढी है, बुक क्या मतलब कॉपी समझो, जो मैंने पैराबोला पढ़ा रहा था ना आप लोग को, तो पैराबोला का मैंने एक एडवांस लेक्चर मैंने ढूंढ लिया है। तो पैराबोला का मिल पाएगा आपको एडवांस लेक्चर, मेरे पास सर्कल का नहीं है सॉरी, मेरे पास लेक्चर एडवांस नहीं है सॉरी, सिर्फ मैं पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन सब के मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे थ्योरी पढ़ाऊंगा। ये एसटीएल खत्म करने के बाद जो मैं आज खत्म कर दूंगा एनसीईआरटी, आज नहीं तो कल क्लास में खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी आपका मैथ्स का कोनिक सेक्शन, उसको मैं शुरू करूंगा वहां से अपने एडवांस लेक्चर के माध्यम से, जैसे मैंने करवाया ना हाइड्रोलिक्स या मैंने एपीजीपी पढ़ा है ना, तो एडवांस क्वेश्चन करवाया मैंने, उसी ढंग से मैं कोनिक सेक्शन का भी मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो बहुत एडवांस लेवल के होंगे, जो आपको समझ में कम आएंगे पर आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। सही बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझ में कम आएगा पर एग्जाम में जरूर आएगा, तो आपको उनको समझना भी है और एग्जाम के लिए तैयारी भी करना पड़ेगा। जो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी वो तो बहुत बेसिक लेवल है, वो तो सबको पता ही है, कोई भी बच्चा खुद से पढ़ के उतना जानकारी इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जो हम लोग एग्जाम के लेवल से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एडवांस लेवल मिलेगा क्वेश्चन, जो बुक से थोड़ा सा पढ़े होगा। दिख रहा सबको ना बोर्ड पे? नोट हो जाए तो हाथ खड़ा कीजिएगा। जब से मैं जिम कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा टाइम ज्यादा खर्च कर लेता है, जिम जाने से पहले का 1 घंटा, जिम जाने के बाद का 1 घंटा डेडिकेटेड रहता है जिम के ऊपर में। पर अब नेचुरली हो गया, मतलब तीसरा दिन आज मैं गया था, अब ऐसा फील नहीं होता कि मैं कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बस नॉर्मल डेली शेड्यूल में ये ऐड हो चुका है मेरे साथ। अब आई एम वेरी हैप्पी और बोले आई एम वेरी कूल नाउ, अब दर्द झेलना आ गया है मतलब। मैं अभी बता देता हूँ कि मैं कल सुबह का टाइम में ही बता दे रहा हूँ, 6 o'clock में तैयार रहूंगा, अगर जो बच्चा तैयार होगा हम मैसेज कर दूंगा ग्रुप में भी, 6 o'clock से लेकर के 8 o'clock तक 2 घंटा पढ़ाऊंगा फिजिक्स सुबह में कल मॉर्निंग। इसमें वो चीज पढ़ाई होगी जो मैंने जहाँ पे आखिरी क्लास में मैंने कल छोड़ा था वहां से, उसके बाद मैं वहां से आऊंगा 11 बजे या 11 बजे में आ जाऊंगा वापस, तो 11 से लेकर के आपको 1 बजे तक पढ़ने का मौका मिलेगा, फिर से फिजिक्स पढ़ने का। फिर वहां से जब वापस आऊंगा कम से कम मुझे शाम को 5 बज जाएंगे, हो सकता है तो शाम में जो क्लास होती है ना 6 o'clock से 6:30 से लेकर के 8:30 तक क्लास ले लूंगा, जितना खत्म हो सका कल कम से कम फिजिक्स को खत्म कर देना है। मैं चाहता हूँ कि अगली क्लास में मैं केटीजी शुरू करूँ, तो काइनेटिक थ्योरी गैसेस शुरू करने से पहले मुझे कम से कम लगेगा 6 घंटे का एक्सेल लगेगा, 3 क्लास कम से कम चाहिए, तब जाके आपका काइनेटिक थ्योरी गैसेस शुरू होगा। उसमें आप पढ़ेंगे गैसेस के बारे में, आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक गैस, आइडियल गैस थ्योरी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, एडियाबैटिक गैस, ये सब जितना है वो सब केटीजी के अंदर आता है। जब वो खत्म हो जाएगा तब शुरू होगा आपका थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स 2, फिर वो खत्म होगा तब आपका शुरू होगा अगला चैप्टर जो आपका जो होना चाहिए हीट थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरा मिला करके खत्म होता है आपको थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी को खत्म करने के बाद ही थर्मोडायनेमिक्स में एंटर लूंगा मैं। तो सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा है फिजिक्स का, इसलिए लोगों को खत्म करने में फरवरी मार्च लग जाती है, सब लोग खत्म भी नहीं करते हैं, इसलिए कल के लिए पूरा एनर्जी निकालिए, टाइम निकाल के रखिए, बाकी दिन जो किए सो किए। तो टारगेट कल का बड़ा है, अब मैंने 3 स्लॉट दिया है, 3 स्लॉट में मैं अवेलेबल रहूंगा, अगर 2 बच्चे भी जुड़ेंगे मैं क्लास कर दूंगा। फिलहाल तो ऋषिकेश का तबियत खराब है, अभी सर्दी जुकाम हो गया है उसको, पर देखते हैं कल तक में ठीक हो जाएगा कहीं। मिटाऊं अब इसको? ठीक
ठीक है पुष्पेंद्र, ठीक है हिमांशु। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखिएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ये दोनों काम आता है हमारे पास। प्लस सी माइनस सी इफेक्ट बोलते हैं इसको, या बोलते हैं प्लस आई माइनस इफेक्ट। ये तब चेक करते हैं जब हम लोग एसिड बेस पढ़ना पड़ता है। तो मैं अभी एसिड बेस को नहीं छू रहा हूँ, मैं छू कर रहा हूँ सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को। देखिए क्या कहते हैं। इन अ गोल्ड थ्योरी कहते हैं, फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। इसमें से पहला है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन लविंग, या बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, होना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। मतलब चाहिए का मतलब उनके पास डेफिशिएंसी होती है, तो उनको इलेक्ट्रॉन वो चाहिए होता है, इसलिए बोले इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ अपना अट्रैक्ट नेचर दिखाएंगे। ठीक है बात। अब ये एक्चुअली में कैसे होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब ऑलरेडी उनके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। न्यूक्लियस के बारे में मैं बोलूं, न्यूक्लियस दो तरह का होता है यहाँ पे। एक होता है आपको न्यूट्रल, एक होता है आयोनिक। जहां न्यूट्रल होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं आयोनिक में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट में बोलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होता है, या बोलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको बोलते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मतलब चाहे 6 हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो। फिर बोलते हैं इसमें आइदर न्यूट्रल, आइदर न्यूट्रल, या बोलेंगे आयनिक, आयनिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, आयनिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर। तो यह लुईस एसिड होगा, तो यह लुईस एसिड होता है। ये सारी जानकारी है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के लिए, नोट कीजिए। फिर इस एग्जाम्पल को समझते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक में भी ये दे रखा है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, आपको वहां से भी समझाएंगे, पहले इसको हम लोग शॉर्ट में लिख ले रहे हैं। यहाँ मैंने लिखा है, ये बात समझा दिया। यहाँ लिखा है आइदर न्यूट्रल या आयनिक इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो ये न्यूट्रल होंगे या तो इनके पास कोई आयनिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इनमें बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो एक्सेप्टर होता है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है या वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो यह लुईस एसिड कहलाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनको क्या है, लुईस एसिड कहलाते हैं। लुईस एसिड का मतलब इतना सा है, जब भी मैं किसी भी कंपाउंड को तोड़ता हूँ उसमें जो इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखलाता हूँ ना, उसी को लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं।
जैसे जानते हैं ना H2O बोलते हैं, अब बोलता है इसका लुईस एसिड बना के दिखाओ, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको शो कर दो, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 1 2 3 4, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही है, तो बोलेंगे इसके स्ट्रक्चर को दिखाने को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इसका अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने होंगे ऑक्टेट में, इसके पास 6 है, 2 बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ये अपने ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। फिर ये एक बार ऐसे इसके बॉन्ड बनाता है, तो टोटल बच जाता है इसके पास 8, तो इसको बोलते हैं हम लोग लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो अभी मैं कुछ देर बाद एसिड पढ़ाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा लुईस एसिड को कैरेक्टर को क्या क्या ध्यान में रखते हैं, तब उसको लुईस एसिड कैसे बोलते हैं। लिखना नहीं है सर? ये लिखना नहीं था, ये लिखना था, ये नहीं लिखना था, अपने मन से मैंने दिया था एग्जाम्पल ये। मुझे तो साथ ही था, अगर मैं बुक में रीड करवा दूं ना ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बुक में कहाँ दे रखा है, ठीक है। हाँ देखिएगा, पेज नंबर है 350, उसमें दे रखा है एनसीईआरटी में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, पेज नंबर 350 राइट साइड में कॉर्नर में लिखा हुआ है। कहता है द रिएजेंट अटैकिंग द रिएक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट। अब ये कहना चाहता है कि जो रिएजेंट अटैक करता है ना वो रिएक्टिव साइट में अटैक करता है। जैसे मान लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए तभी समझाते हैं। ठीक है मासूम,
पुष्पेंद्र नोट हो ही रहा है अभी तक? पुष्पेंद्र नहीं सर, हो गया मेरा। तो हाथ नहीं उठाए थे एक बार भी क्या, कि हम देखे नहीं? आप ही का तो वेट कर रहे थे। देखिए यूटीएम बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ बेस नहीं बनाया आप लोग के दिमाग में। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का। आ जाएगा, उम्मीद है हमको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, तो जो पॉइंट हमने लिखा ना यहाँ तक, उसके नीचे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। पहले एग्जांपल दे रखा है हमारा HOX, ठीक है। अब ये x का मतलब, ये x कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? H प्लस हो सकता है, या R प्लस हो सकता है, X प्लस हो सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं HOH डालता हूँ तो ये मॉलिक्यूल H2O हो सकता है। इसमें से भी H प्लस रिमूव कर सकते हैं उस केस में जब हमें क्या दिखलाना है, इसका प्लस आई माइनस आई इफेक्ट। अब ये क्यों मैं इस बात को पूरे ढंग से नहीं बता पा रहा हूँ। देखिए एसिड को पहचानने का तरीका क्या होता है, एसिड को पहचानते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके। क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए NaCl है, या बोलेंगे हम लोग H2O है। H2O कैसा चीज है? न्यूट्रल, इसको वाटर बोलते हैं हम लोग। अगर हमको बोलता है कि ये एसिड है कि वाटर है, मतलब ये एसिड है या बेस है, तो क्या करेंगे, इसमें से एक H प्लस निकालो, तो क्या बचेगा, ये OH माइनस बनेगा। तो बोलेंगे OH माइनस कैसा है, ये बेस है, ठीक है। तो बोलेंगे ये एसिड था, तो इसमें से अगर मैंने H प्लस रिमूव किया तो क्या बना, बेस बना। इसका मतलब ये क्या चीज है, एसिड में से H प्लस निकालने पे बेस बनता है। अगर मैंने किसी भी बेस में H प्लस ऐड करूंगा तो वो क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। जैसे मान लीजिए बेस का मतलब हो गया NaOH है, प्लस ऐड करता हूं मैं किसी भी HCl को या फिर NaCl को, H2O को ऐड करता हूं। ये NaOH क्या है, बेस है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, H प्लस को, तो क्या बनेगा, ये Na प्लस बनेगा और H2O बन जाएगा। मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग, जब किसी भी बेस में H प्लस ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा, एक Na प्लस, मतलब कि जब कोई H प्लस आयन दे तो वो एसिड एसिड कहलाता है। तो अगर हमारा Na प्लस बन रहा है तो मतलब कैसा बन रहा है, ये हमारा एसिडेशन कहला रहा है, एसिड बेस का रिएक्शन कहला रहा है, जिसमें वाटर भी बन रहा है। ये चीज हमने पढ़ा है क्लास 10th में। उसी बेसिस पे मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो आपका HOX है, इसमें से मैंने X को रिमूव करके देखते हैं ये जो कंपाउंड बच गया ना, वो कैसा बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है कि एसिड से बिहेव कर रहा है। उसी के स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं हम लोग। तो ये बोल रहा है कि X की जगह पे कुछ भी हो सकता है, या तो H हो सकता है, या तो R हो सकता है, या तो X हो सकता है। अगर H होगा तो उसका नाम कहलाएगा H2O, अगर R होगा तो उसको कहलाएगा नाम अल्कली, अगर वो X होगा तो कहलाएगा नाम हेलोजन है। तो इनके नाम के अलग अलग मायने हैं HRX का। ये सब इसके एग्जाम्पल कहलाते हैं, किसके केस में कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के केस में एग्जाम्पल कहलाते हैं हमारे पास। 2 मिनट के बाद में इसके ऊपर आऊंगा, एसिड बेस के ऊपर में आऊंगा, चिंता नहीं करना, डिटेल में जाएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या रखा है हमारा, जब मेरा HOX था उस दिन मांगे चला, क्या है मेरा यहाँ पे HOX है। अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या बनेगा, यहाँ पे OH माइनस बनेगा, और क्या बनेगा, प्लस X प्लस बनेगा। क्योंकि OH पे माइनस चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि O पे निगेटिविटी ज्यादा है X के कंपेयर में, इसलिए OH माइनस बन रहा है और X प्लस बन रहा है, ठीक है। और इसको बोल रहे हैं हम लोग इंटरचेंजिंग इंटर हैलोजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या कहते हैं एग्जांपल में इसको हम लोग IF7 कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, IF7 कहते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड किसी को बोलते हैं, या IF7 इसका एग्जांपल कहलाएगा। ये किसका एग्जांपल लिखवाया मैंने अभी, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है यहाँ पे सामने बोर्ड पे, इसको नोट कीजिए। फिर मैं बुक को रीड कर समझाता हूँ कि बुक में क्या दे रखा है इसकी डेफिनेशन के बारे में। नोट कीजिए इस एग्जांपल को। नोट करते रहिए,
और सुनते भी रहिए जो मैं पढ़ रहा हूँ बुक में। क्या रखा है, द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ये दो कंपोनेंट है। द रिएजेंट अटैकिंग द रिएक्टिव साइट ऑफ ए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। बोलता है जो रिएजेंट है, रिएजेंट का मतलब होता है, रिएजेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। अगर मैं बोलूं इसका मायने क्या है, तो बोलते हैं ये जब भी किसी भी सब्सटेंस के साथ, रिएजेंट क्या करता है, किसी भी, क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक ए सब्सटेंस है, उसके साथ रिएजेंट क्या करेगा, रिएक्शन करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिएक्शन कहते हैं। अब ये ए कुछ भी हो सकता है, रिएजेंट उसके अकॉर्डिंग हम लोग पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एसिड बेस का रिएक्शन है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे एसिड लेंगे, यहाँ बेस लेंगे, तो बेस क्या कहलाएगा, रिएजेंट कहलाएगा, जो इस रिएक्शन को होने में सहायता करता है, इसको होने में कंप्लीट करता है, तभी इसको हम लोग एसिड बेस रिएक्शन कहलाते हैं। तो अब बोले रिएजेंट का मतलब होता है अभिकारक, जो कि रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करता है। तो कहता है अब ये अटैक कहाँ करता है, रिएक्टिव साइट पर। अब मान लीजिए ए का नेगेटिव साइड क्या होगा, मान लीजिए जैसे ए कैसा हो, जैसे ये सब्सटेंस है, मान लीजिए आप ए की जगह पे OH माइनस है, ठीक है, तो मतलब इसके पास में एक हाथ खाली है। OH माइनस का मतलब है कि इसका एक बॉन्ड कैसे टूटा हुआ है, X प्लस इसमें से निकला हुआ है, मतलब OH के साथ एक बॉन्ड खाली है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। तो बॉन्ड पे जब अटैक करेगा कोई भी बाहरी एलिमेंट, तो इसी बॉन्ड पर अटैक करता है। तो बोलता है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्सट्रैक्ट या बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिएक्टिव साइट। तो कोई पूछेगा रिएक्टिव साइट क्या होता है, तो बोलते हैं फ्री बॉन्ड जहां प्रेजेंट हो, उसी को बोलते हैं रिएक्टिव साइट। बुक में लिखा हुआ है रिएक्टिव साइट, दैट मीन्स फ्री बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, ऊपर वाला चीज लिख लीजिए, उसको लिखते भी रहिए और फिर सुनते भी रहिए। आगे कहता है द रिएक्टिव साइड में बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलता है कि रिएक्टिव साइड जो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है। द प्रोटॉन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पॉजिटिव रिएक्टिव साइड, एग्जांपल एन एटम विद इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन शेल और अ पॉजिटिव एंड ऑफ द डाइपोल इन द मॉलिक्यूल। ये कहना चाहता है कि जब भी कोई प्रोटॉन है मॉलिक्यूल का, या तो पॉजिटिव रिएक्टिव साइड हो सकता है, या तो उसके अंदर में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, यानी उसके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। जो मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल के केस में होता है कि ऑक्टेट क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो यानी जो भी एटम इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसी में अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट, उसी में अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर से। ये बात क्लियर आएगी, दिमाग में नहीं आई, आया समझ में इतना बात? पुष्पेंद्र, आया बात समझ में इतना कि नहीं आया? आया आवाज? हेलो, बोलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। तो मैं पूछ रहा था कि जो मैंने बताया अभी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझ गया। पक्का ना? हाँ सर। फिर 2 मिनट बाद मैं पूछूंगा, उसमें सही रिस्पॉन्स होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तब। ठीक है, तो अभी तो जो मैंने चीज पढ़ा है टेक्स्ट बुक में, वो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बता रहा है। आगे क्या रखा है यहाँ पे, इट अटैकिंग दीज साइट्स, मतलब कि जहां पे अटैकिंग साइट क्या कहलाएगा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे अटैकिंग साइट ये है। फिर कहता है इफ द अटैकिंग स्पीसीज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सही बात है, तो द रिएक्टिव साइट ऑफ द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रैट मॉलिक्यूल कैन बी सप्लाई द इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि जब कोई रिएजेंट पार्ट सब्ट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल होगा, तो वो सप्लाई करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है। तो वो किसके फॉर्म में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो बोलता है पाई इलेक्ट्रॉन इन अ डबल बॉन्ड। या तो वो पाई बॉन्ड बना के सप्लाई करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना के सप्लाई करेगा। दो तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर सकता है। यहां तक की बात जो बुक में लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपको लग रहा है कि चीजें अंडरलाइन नहीं समझ में आ रही है, तो बुक में इस पेज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, पेज नंबर है 351। ठीक है, अब मैं लिखने जा रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल के बारे में। जितना मैंने रीडिंग दिया है, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है, इन दो चीज को अगर आपने कंबाइनली समझा है,
सुना है तो आपने समझ में आ गया होगा ये बात। आगे अभी देखते हैं फिर आगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा न्यूक्लियोफाइल। पॉइंट नंबर 2 न्यूक्लियोफाइल। सही बात है, सही बात है। इनको कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन हेटिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन हेटिंग, HEATING, HEATING, इलेक्ट्रॉन हेटिंग में दो केस बनता है। पहला केस में आता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तब, दूसरा केस बनता है आयोनिक मॉलिक्यूल होता है तब। वो हीटिंग हो गया सर। तो हेटिंग तो बोल रहा हूँ। अच्छा, हीटिंग की हीटिंग बोल रहे हैं। हेटिंग, ठीक है। फिर इसमें आ गया हमारा कंप्लीट ऑक्टेट। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा। एंड हैविंग a lone pair of electron, ionic electron charge, ionic having electronic charge, ionic having electron charge, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, डोनर की तरह बिहेव करते हैं, बिहेव लाइक अ लुईस बेस। क्या बोलेंगे? लुईस बेस, लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे इसके लिए, जैसे H2O है, या बोलेंगे ROH है, या होगा ROR है। ठीक है, समझ गए? नोट कीजिए इसको, और एग्जाम्पल लिखते हैं क्लास आगे लिखते हैं। तो ये सब के सब चल रहे हैं हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक में। तो समझ में तो बेसिक आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन हेटिंग होता है। उनसे इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहेंगे, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन की तरफ कैच हो जाएंगे, मतलब घुस आगे तरफ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इनके पास ज्यादा अमाउंट में होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं किसी को, ताकि इनका स्टेबिलिटी बन सके। फिर यहाँ लिखा हुआ है द कंप्लीटिंग द ऑक्टेट एंड द हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन हेटिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए नहीं, इनको देना चाहते हैं ये। फिर कहता है या तो दूसरी तरफ ऐसे हो सकते हैं कि इनके पास आयनिक के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है अभी भी, लेकिन चाहते हैं कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो चाहते हैं अपने आयंस किसी दूसरे आइटम को देना चाहते हैं, तो इस ढंग से भी हो सकता है। फिर कहता है दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, बिहेव लाइक अ लुईस बेस। तो दोनों ही एटम जो होते हैं वो लुईस या तो बेस होंगे, या तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा उसको लुईस बेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल एज ए लुईस एसिड, न्यूक्लियोफाइल एज ए लुईस बेस, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, नोट कीजिए। तो जो बच्चे मैं लिखवा रहा हूँ ये बहुत समरी में है, शॉर्टकट में है, ठीक है, शॉर्टकट में है, इसको ध्यान से लिखिएगा तभी समझ में आएगा।
बुक में लिखा हुआ है, पेज में देखिएगा, नोट कर लीजिए पहले, फिर बाद में बुक में दिखाता है। कॉपी दिखाओ हिमांशु, देखिए हिमांशु का कॉपी। वाह जी वाह, क्या गर्दा लिखा है लड़का। जियो हिंदी जो एक्सपेरिमेंट वो कहाँ लिखा है? अच्छा उसको हम हिंदी स्टेटमेंट को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, देख लीजिए। हाँ वो तो दिख रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, हिंदी को इंग्लिश में लिख दिए। अच्छी बात है, ठीक है, गुड, ऐसे ही लिखते रहो फास्ट फास्ट। अपने एनसीईआरटी बुक खोलिएगा जिसमें पार्ट 2 बोल रहे हैं हम लोग किताब, उसी में मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, नोट करते रहिए, इसमें लिखा है द रिएजेंट दैट ब्रिंग्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिएक्टिव साइट पे लेके आए खुद ब खुद। हाँ ठीक है पुष्पेंद्र, जो इलेक्ट्रॉन, इसको नोट कर लेते हो आगे तक लिख लिया इलेक्ट्रॉन। एक बार मैं एग्जांपल कवर कर देता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है, न्यूक्लियोफाइल में क्या है। एक लाइन और है, एग्जांपल कवर कर देते हैं। देखिएगा इसमें कह रहा है एग्जांपल में, मेरा एग्जांपल 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 है जैसे कि NH3 लोन पेयर होता है और RNH2, फिर बोलेंगे R2NH, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। R3N ये भी, अगला है OH माइनस, ये है, अगला है X माइनस, अगला है CN माइनस, अगला है RO माइनस, अगला है R माइनस। एक और एग्जांपल है आपके पास, तो जितने मैंने लिखा है ना ऊपर में, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। अगला रूल ले रखा है CH2 हो, उसके ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है प्रेजेंट, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल है, पर ये इलेक्ट्रोफाइल तरफ जा रहा है। द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है ये। फिर कहता है हमारा, जैसे मान लीजिए CCl3 है, आज उसको बीमार नहीं होना चाहिए था ऋषिकेश को, गलती बात है, इतना कुछ छूट जाएगा ना उसका, अब कुछ हमें नहीं लगेगा अगले क्लास में। N से I जाता है ये, बस इतना ही नोट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर में आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर में क्या क्या रखा है। पीछे नहीं जाना। ठीक है, यहाँ क्या रखा है, द रिएजेंट दैट ब्रिंग्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइट, मतलब जो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लाता है अपने रिएक्टिव साइट में, तो उसको कहते हैं हम लोग रिएजेंट। और ऐसे पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर को रिएक्टिव साइट जहां है वहां पे लेके जाता है, ठीक है। और रिएजेंट का मतलब होता है, मैंने बता दिया, जो रिएक्शन को होने में मदद करता है, बगैर रिएजेंट के रिएक्शन कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है।
फिर कहता है द न्यूक्लियस सीकिंग एंड द रिएक्शन इज देन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। जो न्यूक्लियस में सीकिंग मतलब होता है जिसको न्यूक्लियस को चाहिए, क्या चाहिए, रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइलिक। और जिस रिएक्शन में न्यूक्लियस को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। द रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम रिएक्टिव साइड। और जब कोई रिएजेंट अपने पास से, रिएजेंट क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने से दूर ले जाए, अवे फ्रॉम का मतलब अपने पास से दूर इलेक्ट्रॉन लेके जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल यानी E+ चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल जनरली हम लोग Nu लिख करके लोन पेयर दिखाते हैं। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल होता है Nu दो डॉट, और इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल होता है E लिख करके प्लस चार्ज दिखलाते हैं। यानी इसके पास एक्सेस ऑफ लोन पेयर होता है यानी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर बोलेंगे, इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं E+ शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या रखा है, द इलेक्ट्रॉन सीकिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो आई थिंक आप लोग के दिमाग में समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या बात कहा है और क्या क्या बुक में दे रखा है। आगे कहता है ड्यूरिंग द पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन। आप पोलर का मतलब होता है जिसमें दो पोल हो यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जैसे NaCl है, Na+Cl-, उसको बोलते हैं पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो कहता है ड्यूरिंग अ पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइलिक अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल सेंटर ऑफ द सबस्ट्रैक्ट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एटम और अ पार्ट ऑफ द सबस्ट्रैक्टिंग व्हिच इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कहना चाह रहा है कि किसी भी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होता है और एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल काम होता है कि अपने इलेक्ट्रोफाइल एटम के ऊपर के सेंटर पे अटैक करे। अब इलेक्ट्रोफाइल एग्जांपल क्या है, जैसे किसी भी मॉलिक्यूल में डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि CH3 हो, इसके पास एक हाथ खाली है, न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल क्या है, जैसे कि कौन हो जाए, कोई भी मान लो जैसे NH3 हो जाए, तो क्या करेगा, NH3 क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, CH3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है और करके क्या करेगा, रिएक्शन कंप्लीट करता है। तो क्या बनेगा बॉन्ड, NH3 फिर CH3। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शन। वही बात यहाँ पे कह रखा है कि हमेशा यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एक ना एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक ना एक न्यूक्लियोफाइल होता है हमेशा किसी रिएक्शन में। आगे पढ़ते हैं, thus the electrophilic receiving the electron pair from the substrate when the two undergoing the bonding interaction। तो बोलता है कि इसके जो लोन पेयर है वो बॉन्डिंग में काम आए, जो इंटरेक्शन बना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। The curve arrow notation is used to show the movement of electron pair from the nucleophile to the electrophile। और ये जो मूवमेंट है, ये जो कर्व में शो कर रहा हूँ कि यहाँ से मूवमेंट इसका यहाँ गया है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन। तो मतलब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन किसको टेंड कर रहा है, तो बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। Some example of nucleophilic are negative charge ions and the lone pair of electrons such as hydroxy OH-, Cn- ions are carboanion neutral molecules such as H2O। जो भी मैंने एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है ना, वही सारे एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं सेम टू सेम। अब उसको उसने छाट रखा है कि ये है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के एग्जाम्पल, ये है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, जो मैंने ऑलरेडी लिखा दिया है बोर्ड पे। कैन ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइलिक बट द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर of electron, example the electrophilic including the carbocation। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कार्बोकेटायन। अच्छा मैं CH3 में ऐसे फ्री बॉन्ड लिख रहा हूँ या मैं इसको प्लस चार्ज लिखूंगा, एक ही बात है, ठीक है। आगे क्या रखा है, द कार्बोनाइल ग्रुप जैसे C+O या बोलेंगे अल्काइल हैलाइड RCr3x halogen atom that is the atom of a carbocation has the secant of configuration, hence it is a electron deficient group and receiving the pair of electron from the nucleophilic and the neutral molecules such as alkyl halide। ये कहना चाह रहा है जैसे हमने पढ़ा है ना, C+O को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो इनमें भी क्या है, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, या हम लोग बोलेंगे, और कौन सा एग्जाम्पल था यहाँ पे, RC3 ना, ये हो, या बोलेंगे Cr3 है वो X है, ये भी क्या है, डिफिशियंसी है, मतलब हैलोजन ग्रुप है। तो बोल रहा है X इज ए हैलोजन एटम। तो ऐसे एटम जो कि कार्बोकेटायन है हैविंग सीकेंट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। सीकेंट का मतलब होता है इनके पास कॉन्फ़िगरेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, बुक में लिखा हुआ है सीकेंट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब
6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नहीं विश्वास है तो चेक करके देख लो, ठीक है। आगे कहते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल, और ये सारे कहला रहे हैं न्यूक्लियोफाइल है मेरे। देन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज अल्काइल हैलाइड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ CX। अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल का मतलब हो गया R, हैलाइड का मतलब हो गया X, तो बोलेंगे RX कंपाउंड को बोलते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्या बोलेंगे इसको? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। फिर क्या रखा है? दैट इज अ बॉन्ड ऑफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इज जनरेटेड ऑन द कार्बोकैटन, कार्बन एटम। बोलते हैं कि इस कंपाउंड के ऊपर में पार्शियली पॉजिटिव का मतलब होता है कि कभी पॉजिटिव चार्ज होगा कभी नेगेटिव चार्ज होगा। तो कब इसको जो रेजोनेंस बनाते हैं ना हम लोग, उसमें हम देख पाते हैं इसके एक्चुअल में कब पॉजिटिव आया कब नेगेटिव आया। Hence the carbocation becoming a nucleophilic central at which the nucleophile can attack। तो बोलता है इसी रीजन से हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल सेंटर पे होता है क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी है और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है। सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर में है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसमें डिफिशियंसी हो इलेक्ट्रॉन की। न्यूक्लियोफाइल हो गया जिनके पास अटैकिंग नेचर हो, क्या बोलेंगे? जिनके पास अटैकिंग नेचर हो टू द सेंट्रल एटम, टू द सेंट्रल एटम। चाहो तो इस बात को कॉपी में लिख लो बगैर हमको बताए, लिख लीजिए। और अगले क्लास में इसके कुछ एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे, 11 को, 12 को, 13 को। जितना मैंने लिखवा दिया है एक बार बुक में पढ़िएगा वापस से, और कल हमसे मिलिएगा फिर इसी क्लास में, ठीक है। इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है क्लास में मूवमेंट है ऑर्गेनिक रिएक्शंस का पढ़ाएंगे, वो भी चीज। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, बस इसको नोट कर लीजिए, जो नोट कर लगता है आपको नोट करने लायक कुछ है बोर्ड पे लिखा तो। और मिलिए मुझसे मैथ्स क्लास में, हम वहीं मिलेंगे, ठीक है। मैथ क्लास में मिलिए। नोट कीजिए इसको जो नोट करना है, बहुत अच्छे।